चैनल के दर्शकों श्रोताओं को सादर नमस्कार। प्रोफेसर डायरी का दूसरा भाग या कहें कि आपने उसकी एक सूचना मात्र, एक प्राकथा, एक भूमिका के बतौर सुना था। अब आप समग्रतः प्रोफेसर की डायरी में क्या है, तो एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि प्रोफेसर की डायरी जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ाने वाले कि एक तरह से आत्मकथा या डायरी दैनंदिन लिखी जाने वाली या दिनों में, महीनों में या कई बार वर्ष में एक बार लिखी जाती है। ऐसे घटनाक्रम जो महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक के साथ घटित होते हैं, खास करके जो परमानेंट नहीं एडोक पर है। एडोक पर पढ़ाने वाले एक तरह से बाबा का पेरोल पर छूटना कुछ पैसा ही नहीं है, या ठेके पर शिक्षक जो कह सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में 4000 हेडोक पढ़ाते थे, अधिकांश परमानेंट हो जाते हैं, लेकिन वो कौन है जो परमानेंट होते हैं, ये सवाल हमेशा अधर में टंगा रहेगा। ये पुस्तक एक तरह से एडोक की डायरी है या आत्मकथा कह सकते हैं। एडोक का उजड़ता आशियाना मुख्य भूमिका में है। एडोक पर हो या परमानेंट के लिए हो या विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए लगाया जाता हो, उस प्रोफेसर को पहले साक्षात्कार से गुजरना होता है। और साक्षात्कार में किस तरह से दिखावा किया जाता है या ड्रामा किया जाता है, इस पर इस पुस्तक में, प्रोफेसर की डायरी में पूरे विस्तार से, गहराई से और ऐसी अंदरूनी खबरें जिसे एक खोजी पत्रकार ही निकाल करके ला सकता है। या फिर ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास नरक यात्रा, सुबह से शाम तक एक हॉस्पिटल में डॉक्टर और मरीज के साथ क्या रिश्ता होता है, तो मरीज या मरीज के तीमारदार हॉस्पिटल में रह कर के यही कह सकते हैं नरक का दिन था। नरक यात्रा कुछ वैसा ही कठिन नहीं होता इन शिक्षा के संस्थानों में। हाथी के दांत दिखावे के ओर, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली कहावत सिद्ध होती है। तो साक्षात्कार के नाम पर कितना दिखावा होता है, विचारधारा के नाम पर पूरी की पूरी भर्ती कर ली जाती है, संवैधानिक तौर पर साक्षात्कार लिया जाता है। तो परमानेंट कौन होते हैं, और ये लेखक जो पुस्तक का लेखक है, सारी योग्यताएं रखते हुए भी क्यों कर हटा दिया जाता है, परमानेंट होते होते भी लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। तो साक्षात्कार में दिखावा या ड्रामा कैसे होता है, जिसे लेना होता है वो पहले से तय कर लिया जाता है। एडोक के कितने प्रकार होते हैं, आप पुस्तक से गुजर के देखिए। और स्टाफ रूम में एडोक की स्थिति क्या होती है, किस तरह से व्यवहार किया जाता है, कितना बोलना है और कितना चुप रहना। पीएचडी करना योग्यता की पहली सीढ़ी है, और पीएचडी शोधार्थी करता है, और शोधार्थी किसी निदेशक के, सुपरवाइजर के सुपरविजन में करता है। तो शोधार्थी के कितने प्रकार होते हैं, एडोक के कितने प्रकार होते हैं, और शोध निदेशक के कितने प्रकार, ये भी इस पुस्तक से गुजरने के बाद पाठक को पता चलता है। और यही नहीं, डायरी में केवल एडोक की आत्मकथा नहीं, विचार भी है। आधुनिकता क्या है, मध्यकालीनता क्या है, प्राचीनता क्या है, पुरातनता क्या है, इस पर भी विचार किया गया है। मध्यकालीनता के लक्षण हैं आस्था और विश्वास, आधुनिकता के लक्षण हैं तर्कशीलता और विचार। जब एडोक के साथ अन्याय होता है, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी का शिक्षक संघ यानी डूटा सड़क पर उतरता है। डूटा की भूमिका का यहाँ पूरी तरह से गहराई से चित्रण हुआ, और डूटा
या किस तरह से अपनी अहमियत खोता है। ठीक वैसे जिस तरह से ट्रेड यूनियनें 1990 के बाद खत्म की जाने लगती है, उसी तरह से डूटा का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, इस स्थिति में आता है। लेकिन जब डूटा आंदोलन करता है तो एडोक और उसकी आवाज़ के लिए, और यहाँ तक कि रोस्टर प्रणाली जब लागू की जाती है यूजीसी के तहत, तो रोस्टर प्रणाली के विरोध में डूटा जब सड़क पर उतरता है, देश भर से छात्र संघ उसके साथ देते हैं और रोस्टर सरकार को वापस लेना पड़ जाता है। एडोक से परमानेंट होना अकादमिक योग्यता की ज़रूरत उतनी नहीं है जितनी सांठ-गांठ की या फिर विचारधारा की। जो भी है, कुल मिला के ये कि योग्यता होते हुए भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। नामवर सिंह के बारे में सुन करके आपको भी पता चलेगा कि किस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर नगेंद्र के रहते हुए नामवर सिंह को वहाँ नहीं लिया जाता। वो जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनते हैं और वहाँ से फिर वापस जेएनयू होता है और सारी दुनिया, हिंदी साहित्य जगत देख करके भाव चकरा जाता है। कुछ इसी तरह की घटना प्रोफेसर की डायरी में लेखक के साथ होता है। हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला का नाम पिछले 8-10 साल से जिस तरह से हाईलाइट रहा, और रोहित वेमुला क्यों कर आत्महत्या करते हैं, क्यों, इसके सवाल पर हर विश्वविद्यालय सड़क पर उतर जाता है, ये भी यहाँ विस्तार से दिखाया जाता है। जब एडोक का साक्षात्कार होता है और साक्षात्कार में सिलेक्शन जब किया जाता है तो कहा जाता है कि जातिवाद का नंबर क्षेत्रवाद से पहले आता है। कहते हैं राजनीति में क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, धार्मिकता है, लेकिन सिलेक्शन में ये सब कुछ पीछे है, जाति या विचार आगे है। उच्च शिक्षा, लेखक ने बहुत बड़ा कमेंट किया है कि उच्च शिक्षा में सवर्ण युग कब आएगा। यानी उच्च शिक्षा में हर काल में कोई न कोई स्वर्ण युग होता है, तो उच्च शिक्षा का स्वर्ण युग कब था, वर्तमान में तो नहीं, भविष्य में अगर वो हो तो बात अलग है। विश्वविद्यालय शहर को बनाते हैं, विश्वविद्यालय शहर को बनाते हैं, शहर या समाज विश्वविद्यालय को नहीं बनाया करते। अगर ऐसा होता है तो विश्वविद्यालय का पतन कहलाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रोफेसर की डायरी पाठक श्रोताओं को झिझोड़ के रख देती है। खासकर जो एडोक होता क्या है, तो समझ सकते हैं कि एडोक यानी वो जो अस्थायी होता है, व्याख्याता, सहायक आचार्य, सह आचार्य या असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, इनके अलावा जो टाइम बिंग कुछ समय के लिए लगाए जाते हैं उन्हें एडोक कहते हैं। गेस्ट फैकल्टी, विद्या संबल आदि नामों से एक बैकडोर एंट्री की गई है कि ताकि पद खाली न दिखे, और इस तरह से अभी राजस्थान में विद्या संबल से महाविद्यालय में पढ़ाई की जा रही है। महाविद्यालय में पढ़ाई कराने के लिए एक शॉर्टकट खोजा गया है। इसी शॉर्टकट के तहत एडोक मैं जब ज्वाइन करता हूँ उस समय एडोक प्रणाली राजस्थान में चल रही थी, और राजस्थान में वो अंतिम एडोक था जिसे परमानेंट किया जाता है, और आज वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनकी सीनियरिटी क्या है आज भी कोर्ट केस में फंसी हुई है। ये है एडोक की लड़ाई जो अंतिम सांस तक चलती है, या जीते जी उनको न्याय नहीं मिल पाता, या फिर बाहर का रास्ता ही दिखा दिया जाता है, न घर का न घाट का। साक्षात्कार जब दिया जाता है, कोई भी पढ़ा लिखा पूरी क्वालिफाइड हो
MA, MPhil, PhD हो, UGC केयर लिस्टेड पत्रिकाओं में लेख आदि आए हो, ये सब बताने के बावजूद बैकडोर एंट्री जाति के नाम पर, विचार के नाम पर कैसे की जाती है, तो बताया चला कि हर साक्षात्कार देने वाला होप और ख्वाब में होता है। उसी का लालच अकादमिक हत्या कर रहा है। प्रोफेसर जब इंटरव्यू देता है तो अकादमिक हत्याओं का निर्लज्ज समारोह होता है। सेमेस्टर व्यवस्था लागू की जाती है तो इसके विरोध में विश्वविद्यालय में क्यों कर किस तरह से आवाज़ उठती है कि हड़बड़ी में पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ेगा। सेमेस्टर व्यवस्था से उच्च शिक्षा महज डिग्री बांटने का माध्यम पर रहकर होकर रह जाएगा। और ये बात मैं भी इसलिए कह सकता हूँ कि राजस्थान महाविद्यालय वर्ष पर्यंत बड़े बड़े महाविद्यालय सिर्फ शिक्षा के नाम पर काम करते हैं परीक्षा लेने का, जो परीक्षाएं वर्ष भर चलती है। और अगर सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाता है तब क्लासें कब होगी, परीक्षा के सिवाय और कोई काम नहीं। एक जगह लिखते हैं, आपकी कलम और किताब जिस जगह आकर साथ छोड़ देती है उसके आगे का सफर किसी आशीर्वाद के जरिए तय होता है। विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में बताया जाता है कि एक एक परिवार के 22 लोग प्रोफेसर बनकर के बैठ जाते हैं। और ऐसे छोटे भगवान दास कम नहीं है जिनके दर्जनों रिश्तेदार प्रोफेसर होते हैं। तो पैरवी करने में हिचक लक्ष्मण यादव को हमेशा थी। एडो के किताब से गुजरते हैं तो पता चलता है कि एडो कितने तरह के, तो आप बताते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संस्कारी, सहनशील, उदासीन और बिगड़े। संस्कारी हवा का रुख देख करके अपने विचार बदल लेता है, समझौता कर लेता है। बिगड़ेल वो होता है जो रीढ़ वाला कहलाता है, जो काबिल होता है, संघर्षशील होता है, जिसमें लक्ष्मण यादव का भी नाम आएगा कि वो बिगड़ेल एडो की श्रेणी में गिना जाएगा। जिंदगी तुझसे हर एक सांस में समझौता करूं, शौक जीने का है मुझको मगर इतना भी नहीं। जिंदगी तुझसे हर एक सांस पे समझौता करूं, शौक जीने का है मुझको मगर इतना भी नहीं। जीना इस कदर नहीं कि समझौता कर करके जीना पड़े। छुट्टियां होती है तो परमानेंट छुट्टियां भोगता है। एडोब के लिए ये एक तरह से खतरे की घंटी होता है कि छुट्टी के बाद ज्वाइन भी करवाया जाएगा या नहीं। अगर ज्वाइन नहीं करवाया तो पुनः साक्षात्कार देना पड़ेगा। साक्षात्कार में दिया जाए ये जरूरी भी नहीं। जाति बिरादरी से परमानेंट होना, यानी परमानेंट होने के लिए जाति बिरादरी का एक योग्यता ऐसी है जो अघोषित होती है। एक जगह लिखा है कि भगवान दास के रिश्तेदारी में 22 प्रोफेसर जगह जगह लगे और हर विश्वविद्यालय में से ऐसे छोटे छोटे भगवान दास कम नहीं है। प्रतिरोधहीनता गुलाम बनाती है और समाज को गुलाम बनाने का एक तरह का जरिया है एडोब पर लगाना। इसलिए एक जगह लिखते हैं कि बदलावों की लड़ाई अकादमिक लोग ही लड़ सकते हैं और ये एडोब वाले अपनी लड़ाई
कभी नहीं लड़ते। जब एक मुश्त इनको निकाला जाता है तब टूटा इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर उतरती है। क्यों कर ऐसा किया जा रहा, तो इसके पीछे का कारण बताया कि शिक्षा का निजीकरण किया जाना जो कि हो रहा है, कॉरपोरेट की पूंजी का निवेश इसमें दिख रहा है, शोषित वंचितों को शिक्षा से दूर रखने का यह एक मुख्य मकसद है। यूआर पोस्ट सबके लिए पर सवर्ण से ही भरी जानी है। किस में आते हो? जब इंटरव्यू लिया जाता है तो सबसे पहले सवाल होता है कि आपका नाम क्या है। और नाम में जब जाति का पता नहीं चलता तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि आप किस में आते हो, पूरा नाम क्या है। आगे आप जब एडोक के प्रकार बताते हैं तो शोधार्थी के भी प्रकार निश्चित ही होंगे, वो भी 4 प्रकार के पाए जाते हैं। चरम शोधार्थी, परम शोधार्थी, नरम शोधार्थी और गरम शोधार्थी। छात्र संगठन न हो तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। छात्र संगठन भी 2 तरह की पाई जाती है मुख्यतः देश में, वामपंथी और दक्षिणपंथी। ये सांस्कृतिक संगठन जो हिंसा के बल पर विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और इसी के लिए वामपंथी जाने जाते हैं। हर दौर मध्यकालीनता से लड़ते हुए आधुनिकता का चुनने का रहा है। इसे प्रगतिशीलता कहते हैं। मध्यकालीनता वो जिसमें आस्था, अंधविश्वास भरे हुए होते हैं। आधुनिकता इन महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में गढ़ी जाती है जहाँ तर्क और विचारधारा होती है। लेकिन इन दिनों इन विश्वविद्यालयों में क्या घटित हो रहा है ये कहने की जरूरत नहीं है। आप प्रोफेसर की डायरी पढ़ करके देख लीजिए। एक माँ जब इसी तरह से एक एडोक की निकाले जाने पर लक्ष्मण यादव के द्वारा लड़ाई लड़ी जाती है तो माँ मोबाइल करके कहती है, प्रोफेसर साहब को धन्यवाद। तब साहब जो लगा हुआ था तो इस पर कमेंट किया गया है कि साहब सिर्फ यही क्यों होते हैं, साहब कमेरा वर्ग क्यों नहीं होता, एक नाई साहब क्यों नहीं होता, हर पेशा वाला साहब होना चाहिए। मोची, नाई, तेली को क्यों कर साहब नहीं लगाते। वार्षिक जलसा जब विश्वविद्यालय में किया जाता है तो वाइस चांसलर हाथी पर सवारी करके जलसे में पहुंचते हैं। ये दिखावा वाइस चांसलर के साथ होता है और वही वाइस चांसलर बगल में पिस्तौल लगा करके पहुंचते हैं। क्रिकेट जब होता है तो क्रिकेट में दोनों पार्टियों की तरफ एडोक होते हैं, एडोक चुने जाते हैं। लेकिन परमानेंट में एडोक को लिया ही जाए ये जरूरी नहीं, सिर्फ योग्यता के आधार पर। उसमें जाति मुख्य होगी, विचारधारा और भी ऊपर होगी। घटना यूं घटती है कि वाइस चांसलर हड़बड़ी में जब वहाँ से निकल जाते हैं तो पिस्तौल पीछे छूट जाती है। उनके अंगरक्षक पिस्तौल खोज रहे होते हैं। तब छात्र कहते हैं कि क्या खोज रहे हो? बोला साहब की पिस्तौल यहाँ छूट रही है। तो छात्र कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं, व्यंग करते हुए कहते हैं कि अब की बार साहब से कहना कि पिस्तौल लेकर के ना आए, पूरी तोफ लेकर के आए, क्योंकि पिस्तौलें इस तरह से पीछे छूट जाती है और पिस्तौल से सुरक्षा क्या होगी, उनको भागना पड़ा। स्टाफ रूम में एडोक और परमानेंट का फर्क देखिए, कितनी बारीकी से बताया गया है कि
परमानेंट अक्सर बातें करता है, बात करता है, उनकी बातों के विषय क्या होते हैं और एडोक की बातों के विषय क्या होते हैं, चर्चा का विषय ये गौर करने लायक है। स्टाफ रूम में एडोक और परमानेंट बैठे हों तो महफिलें जब भी सजती हो, एडोक तो चटनी की तरह पाए जाते हैं, ज़्यादातर परमानेंट होते हैं। एडोक का बैठने का अंदाज, बोलने का अंदाज जुदा जुदा होता है। बातों के विषय में अक्सर परमानेंट बड़ी बड़ी गाड़ियों के कंपनियों की बात करेंगे, मकान खरीदने, प्लॉट खरीदने, फ्लैट खरीदने की बात करेंगे, और यहाँ तक कि राजनीति की बात भी आएगी तो सरकार कैसे चल रही है, सरकार गिर जाएगी, सरकार गिरा देनी चाहिए, सरकार अब नहीं चल सकती, वगैरह वगैरह बात होगी। जबकि और एडोक का लहजा क्या होगा, बैठता किस तरह से, आप देखेंगे कि वो जुबान से कम काम लेते हैं, यानी उनके बीच में तो बोलते ही नहीं है, अगर बोलेंगे भी तो जुबान से कम गर्दन के हिलाने से पता चलता है, यानी जैसे पेंडुलम जैसी गर्दन या सजदे में हर वक्त तैयार लचकदार कमर जो सजदे में झुकती है, इस तरह से उसे अपने सीनियर से, परमानेंट से व्यवहार करना पड़ता है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। इस संदर्भ में आप बताते हैं कि 2 महिला साथी खुद बताती है कि जिस तरह से सास अपनी बहू के साथ व्यवहार करती है, उस तरह से हमारी हेड ऑफ इंचार्ज हमसे व्यवहार करती है, हमें बगल में बिठाई रखती है और बात बात पर टोकती है, किस तरह से पहनती है, क्या पहनना चाहिए और किस तरह से पहनना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, और यहाँ तक कि कई बार तो वो हमें साथ ले जाती है, जबकि हमें हमारा रास्ता दूसरा होता है, घूम करके फिर घर जाना पड़ता है। इस तरह से एडोक के साथ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और सीनियर यानी परमानेंट उनके साथ कैसा सौतेला व्यवहार करते हैं। कन्वोकेशन विश्वविद्यालय में होते हैं, और कन्वोकेशन जब होते हैं तब डिग्री दी जाती है, तो लक्ष्मण यादव को भी डिग्री दी जाने का दिन था। तो साथी ने पूछा कि लक्ष्मण यादव, आज तो तुम्हें डिग्री मिलने वाली थी विश्वविद्यालय में, यहाँ क्या कर रहे हो? उस वक्त वो विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ा करके बाहर निकल रहे होते हैं और अगली क्लास में जा रहे होते हैं। तब उनसे सवाल किया जाता है कि आपको आज तो डिग्री मिलने वाली थी। तब वो कहते हैं कि सर, ये चोंगा पहन करके, टोपी लगा करके जो सामंती तरीका है संस्कृति है, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं बाद में जा करके डिग्री अपनी ले लूँगा और बाबू से ही डिग्री हासिल करूँगा। ये लक्ष्मण यादव का कमेंट होता है कि चोंगा पहन करके डिग्री लेना, और जिसे कहा जा रहा वो भी कहता है कि लक्ष्मण यादव, मैंने भी कभी इस तरह से डिग्री नहीं ली। डूटा किस तरह से काम करता है, तो बताया जाता है कि ट्रेड यूनियन पर ताला लगाने का समय आ गया है। डूटा महज औपचारिक होकर के ले जाता है। ऐसे डूटा का औचित्य क्या है? डूटा पर ताला लगने की नौबत क्यों आई, तो बताया जाता है कि सन 1990 के बाद ट्रेड यूनियन, रेलवे यूनियन, मजदूर यूनियन, उद्योग यूनियन खत्म करने का आरंभ हो जाता है। सरकार बदलने के साथ मजदूर ट्रेड यूनियन ने अपना रुख बदल दिया। 1997 में डूटा का अध्यक्ष एक दक्षिणपंथी बन जाता है, लेकिन आप कहते हैं कि वो अंतिम दक्षिणपंथी होता है। कारण यह था कि अटल बिहारी की सरकार थी और न्यू पेंशन योजना लागू कर दी गई थी। उस वक्त
बूटा ने जिस तरह से सरेंडर किया था उस अध्यक्ष के नेतृत्व में, तब उसके बाद कभी बूटा का अध्यक्ष एक दक्षिणपंथी नहीं बन पाता है, क्योंकि बूटा दक्षिणपंथी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के आगे सरेंडर कर देता है और किसी भी संगठन का अध्यक्ष इतना रीढ़ विहीन हो, ये कोई भी संगठन बर्दाश्त नहीं करता। सो इसके बाद कभी भी दक्षिणपंथी बूटा का अध्यक्ष नहीं बन सका। जमीर जुबान से समझौता नहीं किया जा सकता। परमानेंट होने की योग्यता अकादमिक नहीं हुआ करती। ये दौर है जब लक्ष्मण यादव को विश्वास था कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट BHU से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA MA किया जाता है, और जब वेमुला रोहित की आत्महत्या हो जाती है उस वक्त आप अपने परिसर में आंदोलन करते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कन्हैयालाल के नेतृत्व में आंदोलन होता है, और उस समय किस तरह से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को एक तरह से दुष्प्रचार में मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से कवर किया जाता है, लेकिन छात्र संगठन के आंदोलन हर विश्वविद्यालय में क्रमशः होते हैं। इसका विस्तार से वर्णन प्रोफेसर की डायरी में किया जा सकता है कि लक्ष्मण यादव किस तरह से लेख लिखते हैं, पोस्टर बनाते हैं, और एडो की पीड़ा को लक्ष्मण यादव इसलिए बयां कर सके कि वो रीढ़ वाले व्यक्ति थे, यानी एडोक में चौथी श्रेणी में आने वाले बिगड़ेले एडोक थे, जो आवाज़ कर सकते थे, आवाज़ बन सकते थे, और अपने खिलाफ होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ सकते थे, संघर्ष कर सकते थे। इसलिए कहते हैं वो कि भगत सिंह एडोक नहीं थे। अगर एडोक होते तो बोल नहीं पाते। अधिकांश एडोक बेजुबान होकर के, मूक होकर के रहते हैं और परमानेंट हो जाते हैं, और किस तरह से शिक्षा संस्थान चलते हैं इसकी विसंगति बताते हैं। UGC के तहत कई ऐसे नियम, कायदे, नई शिक्षा नीति वगैरह आई। 3rd अमेंडमेंट यशपाल कमेटी पर स्टे होता है। बायोमेट्रिक्स लगाई जाती है। बूटा आंदोलन करता है। एडोक हर मीटिंग में भाग लेते हैं पर बोलते नहीं। यानी इतना हक जरूर था कि एडोक दिल्ली विश्वविद्यालय में हर मीटिंग में उपस्थित जरूर होते थे पर बोल नहीं पाते थे। आप ये कौन सी शिक्षक और कौन सी शिक्षा नीति है, कौन से शिक्षक बना रहे हैं? जो शिक्षक ही नहीं बोलेगा तो उनका विद्यार्थी कैसे बोलेगा? हम शिक्षा किस तरह से जुबान बनने के लिए दे रहे हैं कि जुबान बंद करने के लिए दे रहे हैं? ये बात आप जो उठाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़कर के जब विदेश से लौटते हैं तो अपने पूरे समाज की आवाज़ बन जाते हैं, और आवाज़ बनते बनते महात्मा गांधी को ये कबूल करना पड़ता है कि जब संविधान बनाने की बात आई तो अंबेडकर के सिवाय कोई दूसरा ऐसा उपयुक्त नहीं लगता कि जो इस काम को कर सके। तो वो न केवल समाज की आवाज़ बनते हैं बल्कि पूरे देश की आवाज़ बनते हैं, और संविधान बनाने का काम एकमात्र अंबेडकर की अध्यक्षता में संपन्न होता है। तो शिक्षक अगर बोलेगा नहीं या खुद नहीं बोलेगा तो दूसरों को वो जुबान कैसे दे सकता है? इसलिए ये एक विसंगति कही जाती है कि बूटा एक आंदोलन का नाम है। अगर शिक्षक के साथ अन्याय होगा
शोषण होगा, अत्याचार होगा, तो डूटा आंदोलन करेगा, लेकिन एडोक आंदोलन में शामिल नहीं हो सकता। और यही कारण है कि लक्ष्मण यादव जब अधिकांश एडोक वाले बाहर निकाल दिए जाते हैं, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, तब डूटा की मीटिंग होती है और डूटा आंदोलन की राह पर पकड़, तब लक्ष्मण यादव वहाँ खड़ा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिसका नाम आया कि रघुनंदन वाजपेयी तटस्थ होकर के कहते हैं कि डूटा रैली में यहाँ अनुपस्थित होकर के भी उपस्थिति दी जा सकती है। मैं इस तरह से उपस्थित रहूँगा, यानी नहीं जाऊँगा। ये एक बोलता है क्लास लेना हमारा धर्म है, जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ होगा। संस्कारी एडोक प्रोटेस्ट नहीं करते, वो संस्कारी कहलाते। तो अब समझ में आ रहा है कि संस्कारी किसे कहा जाता है। और वो शोधार्थी जो शोध करते वक्त सुपरवाइजर के कहे अनुसार चलता है तो शोध कंप्लीट होता है, अन्यथा उससे अपना शोध पूरा होने में भी दांतों चने चबाने पड़ते हैं। तो बिगड़ेल एडोक प्रोटेस्ट करते हैं और संस्कारी, सहनशील, ये सब देखते हैं तटस्थ होकर के। अस्थायी कर्मचारी का कोई विचार नहीं होता, विचार विहीन होता है, रीढ़ विहीन होता है। वो परमानेंट जरूर हो सकता है, लेकिन इस तरह से शिक्षा के ये गढ़े जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। यानी विश्वविद्यालय अगर इस तरह से बनेंगे तो ये किस तरह की शिक्षा दे रहे होंगे लक्ष्मण यादव। ठीक वैसा ही सवाल उठाते हैं कि जिस तरह से ओशो रजनीश जब जबलपुर में प्रोफेसर थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उनसे कहा गया कि आपसे विद्यार्थी बहुत खुश है, अच्छा पढ़ाते हैं, आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार अगर नहीं पढ़ाता हूँ तो आप मुझे कहेंगे, और अगर आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही मैं पढ़ाता रहूँ तो मेरी आत्मा गवारा नहीं करती, क्योंकि मैं किसी बंधी हुई संस्था में, बंधे हुई पाठ्यक्रम में बंद करके नहीं रह सकता, एक दायरे में नहीं रह सकता। और ये कारण है कि ओशो इस्तीफा दे देते हैं, और इस्तीफा दे करके आप देख रहे हैं कि वो पूरे विश्व में एक विचारक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में पहचान बनाते हैं। ठीक लक्ष्मण यादव जब निकाल दिए जाते हैं, परमानेंट में सेलेक्ट हो जाते हैं, इसके बावजूद तुरंत ऊपर से सूचना मिलती है कि इनका नाम लिस्ट से, सूची से बाहर कर दिया जाए। लक्ष्मण यादव जो बिगड़ेल एडोक है, ये आवाज़ करता है, संघर्ष करता है, आवाज़ उठाता है, ये व्यवस्था में इसी तरह से आवाज़ उठाता रहेगा, इसलिए इसे नहीं लिया जाना चाहिए। तुम आज भी जिंदा हो तनी हुई मुट्ठियों में, ये बात तब कहते हैं जब रोहित वेमुला आत्महत्या कर लेता है, लेकिन छात्र संगठन में जान डाल देता है। हर विश्वविद्यालय के छात्र संघ आवाज़ उठाता है, आंदोलन करता है, और रोहित वेमुला एक तरह से छात्र संगठन के आंदोलन में जान डाल देता है। एडोक की कई पीड़ाएं हैं, कई असंगतियाँ विसंगतियाँ हैं, कई इस तरह की विडंबनाएं हैं कि अगर वो शादी भी कर रहे हैं, पहली बात तो शादी पोस्टपोन की जाती है इस दौर, कि अगर सर्विस नहीं है तो सर्विस के इंतज़ार में शादी नहीं करते, और एडोक पर लग गए तो लड़के को लड़की नहीं मिलती, लड़की को लड़का नहीं मिलता। एक महिला का उदाहरण आप देते हैं, बताते हैं
कि उसकी शादी हो गई और वो चाहती है कि परमानेंट होने के बाद बच्चा पैदा किया जाए, लेकिन सास कहती है कि कितने दिन हुए शादी हुए, अब तो बच्चा पैदा होना चाहिए। तो जब वो पेट से होती है, गर्भवती होती है, तो हेडोक को लिख करके देती है, तो उसे कहा जाता है कि छुट्टियां तो मिलेगी नहीं, इसलिए आपको इस एडोक से ही मुक्त कर दिया जाता है। तो न उन्हें शादी करने का अवसर मिलता है, और शादी कर ली तो बच्चा करने का, क्योंकि उनको छुट्टी की तनख्वाह नहीं मिलने वाली। इस तरह से एडोक के साथ क्या क्या नहीं होता। विमला जैसी एडोक कहती है कि परमानेंट होने के लिए इंटरव्यू देने के बजाय मैं घर लौटना पसंद करूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे को ये नहीं दिखाना चाहती कि मेरे साथ इस कारण से भेदभाव हुआ। ये सवाल हमारी व्यवस्था के गाल पर करारा तमाचा की तरह है कि महिलाओं के साथ बेटी पढ़ाओ, बेटी को शिक्षित बनाओ नारा देने वाले दूसरी तरफ महिलाओं के साथ किस तरह से भेदभाव करते हैं इन शिक्षा संस्थानों में। एडोक महिला, उसकी सीनियर परमानेंट उसके साथ कैसा व्यवहार करती है। सवाल एक उठाते हैं जो बड़ा जेन्युइन है कि हम जिन संस्थानों में पढ़ाते हैं वो बच्चे कौन होते हैं, और प्रोफेसर जो परमानेंट होते हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। तो स्टाफ रूम में बात चल रही थी, तो महिला व्याख्याताओं के बीच में वो कहती कि मेरा बच्चा कनाडा में सेटल्ड है, मेरा बच्चा न्यूयॉर्क में सेटल्ड है। अपने बच्चों को प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाएगी और खुद यहाँ जातिवाद करेंगे। कितनी कक्षाओं में होंगे, कक्षा लेने वाले कितने होते हैं, गिरेबान में झांकने पर पता चलता है। तो लक्ष्मण यादव एक कर्मठ शिक्षक रहे और वो जनवादी शिक्षक के रूप में, कर्मठ शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। तभी वो इस तरह के वाक्य संघर्ष वाले, अपने खिलाफ अगर कोई हो रहा है तो उसके विरोध में आवाज़ करने वाले, समाज के लिए, देश के लिए, देश की और समाज की आवाज़ बनते हैं, एडोक की आवाज़ बनते हैं। जब एडोक को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, उनसे कहा जाता है कि जब उनका बिहार के किसी विश्वविद्यालय में हो गया है तो सीनियर सलाह देते हैं कि भाई तुम्हारा हो गया है तो तुम सबसे पहले परमानेंट हो और फिर बाद में इधर डीओ में आ जाना। तो बोलता कि डीओ में अगर मैंने 14 साल पढ़ाया है और यहाँ की आबो हवा, पढ़ाने का माहौल, पढ़ने का माहौल जो है वो किसी प्रदेश के विश्वविद्यालय में नहीं हो सकता, और बिहार में तो कदापि नहीं। और फिर इस वक्त मेरी मांग यहाँ है, जब टूटा हमारी आवाज़ बन रहा है, उन एडोक की आवाज़ बन रहा है, तब मैं परमानेंट होकर के अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए जगह बना लूं। तभी वो कहते हैं एडोक को किसी भी बहाने निकाला जा सकता है। डिलीवरी के समय नज़दीक आने पर अपर्णा को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। उच्च शिक्षा का स्वर्ण युग कभी नहीं रहा। उच्च शिक्षा सबसे बुरे दौर में चल रही है, इसमें सभी पार्टियों की भूमिका रही है। ऐसा नहीं है कि जब कांग्रेस सरकार थी, ऐसा नहीं है कि जब वामपंथी सरकार थी, ऐसा नहीं है कि जब आज दक्षिणपंथी सरकार है, ये वही सब कर रहे हैं। शिक्षा के नाम पर जब भी बजट आता है तब कम से कम होता क्यों चला जाता है। विश्वविद्यालय भीतर से दरक रहे हैं। नेक के नाम पर एक थूनी लगा दी गई है जिसमें ऊपरी आवरण देखा जाता है, लेकिन सही अर्थ में महाविद्यालय या विश्वविद्यालय कितने शिक्षा के प्रति ओरिएंटेड है ये नहीं देखा जाता। कागजों में देख करके ग्रेड दे दिया जाता है कि इसको ये ग्रेड मिलेगा, इसको बी ग्रेड मिलेगा। तो ये नेक की थूनी से
आप शिक्षा के संस्थानों को बचा करके नहीं रख सकते। अभी और भी बहुत कुछ बातें थी, लेकिन मैं अपनी बात को लंबा हो जाने के कारण यही समाप्त करता हूँ। अगर आपकी प्रतिक्रिया प्रोफेसर की डायरी को लेकर के मुझे मिलती है तो मैं पुनः शेष बातों के साथ, आपके सवालों के साथ आऊँगा। पुस्तक की समीक्षा करना और ख़ास करके उसी पैसे में होना जिस पैसे से मैं हूँ, और उसी संस्थान में जब आप पढ़ करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय BHU में रह करके आप शिक्षा अर्जित करते हैं। संयोग ये रहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैंने भी पढ़ाई की। बेटी को लेकर के मैं जब BHU में गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने रिफ्रेशर कोर्स किया, और आप जिन प्रणय कृष्ण श्रीवास्तव का नाम ले रहे हैं वो मेरे साथ JNU में थे, और साथ में राजकीय महाविद्यालय बूंदी PG कॉलेज में 3-4 महीने साथ रहे। और जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उन्होंने बुलाया तो प्रोफेसर पर नियुक्त होने के बाद आप इस्तीफा दे करके बूंदी से चले जाते हैं। इस तरह से लक्ष्मण यादव से कहीं न कहीं तार जुड़ते हैं कि वो संस्थान, जिस संस्थान की बात कर रहे हैं, उन संस्थानों को भी मैंने नज़दीक से देखने का अवसर मिला है। धन्यवाद।